हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज अर्शिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज एन आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की चल रही है। तो काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी आईआर इकॉनमी आपकी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है इन्वायरमेंट। इम्पॉर्टेंट भी है, वैसे ही आप अगर इसमें मन लगा लोगे ना तो इन्वायरमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। ये है क्या, इसके कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन भी देखेंगे, इमिशन नॉर्म्स देखेंगे, जो थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या क्या इमिशन नॉर्म्स लाया गया है तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और अगर टाइम बचता है तो हम लोग कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसको CCUS भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि कार्बन कैप्चर क्या होता है, कार्बन यूटिलाइजेशन एंड कार्बन स्टोरेज। ये 3 आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगेन आज का भी लेसन हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले जो कल मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी इकॉनमी लेसन से, वो उसका आंसर बता देती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारे लेसन देख सकते हो। तो पहले ये जो कल क्वेश्चन पूछा गया था इसकी आंसर दे देती हूँ कि नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो 2020 से लेकर 25 तक का है, ये रिलीज़ किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है। सेकंड है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन होता क्या है, देखेंगे। विवाद से विश्वास, ये है क्या, इसके बारे में देखेंगे। और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, इसका मेन फीचर क्या है, ये देखेंगे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 ये रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है, इसके बारे में डिटेल हमने देखा है, आप भी देख लीजिए। तो ये रही इसकी आंसर, देख लेते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब है कि ये एक क्राइटेरिया है जिसमें कि ये पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है वो एक्चुअली किस कंट्री से आपका ओरिजिन हुआ है। जैसे कि केसर अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा इंडिया का जो केसर है, तो अगर वो आप कश्मीरी केसर को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो दूसरे कंट्री में, चाइना में जाता है, तो चाइना जब ये केसर देखेंगे ना तो चाइना को ये पता चलेगा अच्छा ठीक है ये इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हम लोग को जब इंपोर्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किस कंट्री से ओरिजिन होकर आया है। विवाद से विश्वास, क्योंकि हम लोग टैक्सेशन पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जितने भी डिस्प्यूटेड टैक्स है उसको सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो पेंडिंग है टैक्स डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व करना है, जिससे कि ना सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा बल्कि टैक्स पेयर को भी फ़ायदा होगा। ठीक है। और मेन फीचर्स अगर हम लोग देखें इस प्लेटफॉर्म का तो यहाँ पे 3 है। एक तो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स आपके जो टैक्स ऑफिसर है उनके बीच में अब डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये फेसलेस असेसमेंट है। सेकंड है कि फेसलेस अपील भी किया जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ टैक्स पेयर चार्टर है। तो ये 3 आपका यहाँ पे ये फीचर्स है, इसके बारे में डिटेल में हमने देखा था। कुछ नया लाया जा रहा है, यानी कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे न्यू प्रोसीजर लाई जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों था, फिर एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है जिसको यहाँ पे कहा गया है एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विस इन इंडिया, एक असेसमेंट। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आया है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि जहाँ पे भी लॉजी लग जाता है इट मीन्स की स्टडी। ठीक है। जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये एक तरीके का स्टडी है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि एक स्टडी करना, कैसे, तो यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें। अब यहाँ पे एग्रो है, एग्रो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर होता है, साथ ही लॉजी कहने का मतलब है कि कुछ स्टडी करना। तो यहाँ पे हम लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को स्टडी करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को स्टडी क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बेटर तरीके से इन्हांस हो। अब कैसे बेटर तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सकती है, जब हमें क्लाइमेट और वेदर का सही तरीके से पता चले। अब वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। आज की अगर मैं पूछूं कि आज की वेदर क्या है, या फिर मैं पूछूं आज की क्लाइमेट क्या है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सही है आज की वेदर क्या है, मैं ये नहीं पूछ सकती कि आज की क्लाइमेट क्या है। ठीक है। अगर आपको डे टू डे की जानकारी लेनी है कि आज मौसम कैसा रहेगा, क्या आज मौसम सुहावना रहेगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, या फिर आपका जो है मीन्स कहते हैं कि थंडर स्टॉर्म होगा, क्या होगा, तो उसको हम लोग वेदर कहते हैं। डे टू डे का हिसाब किताब रखना, डे टू डे की मौसम की जानकारी रखना, उसको वेदर कहते हैं।
बट जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, कभी प्लान करते हो कि वैकेशन टूर पे चलते हैं, कहीं पे भी घूमने चलते हैं, चाहे वो विंटर में चले, समर में चले, या फिर कहीं पे भी, जैसे अगर आप लोग को मालदीव्स घूमने जाना है, तो अगर आप लोग को वहाँ घूमने जाना है तो उसके लिए बेटर मंथ कौन सा होता है? तो बेटर मंथ आपका अप्रैल मई इस तरीके का बेटर मंथ होता है। क्यों? क्योंकि उस समय की वहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी होती है, एकदम घूमने वाला टूरिस्ट वाला क्लाइमेट होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट देख रहे हैं, वहाँ पे वेदर नहीं देख रहे, वहाँ पे क्लाइमेट देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि क्लाइमेट मतलब क्या होता है कि लंबे समय से, यानी कि 5-10 साल का जो वेदर का कलेक्शन है, यानी कि इंडिया का अगर आप क्लाइमेट कहोगे, तो अगर आप लोग से मैं बोलूँ कि जून जुलाई अगस्त में कैसा क्लाइमेट होता है, तो आप लोग बोलोगे कि वहाँ तो बारिश बहुत होती है, मॉनसूनल वहाँ पे आपको वेदर देखने को मिलेगा। यानी कि ये एकदम तय है कि इंडिया में आपको जून जुलाई अगस्त महीने में यहाँ पे बारिश होगा ही होगा। यानी कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो हर कोई अगर इस महीने में अगर इंडिया घूमने आएंगे तो वो क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, ना कि वेदर के बारे में। वेदर आपका डे टू डे के हिसाब से होता है कि कल का वेदर कैसे रहने वाला है, आज का वेदर कैसा था, तो ये चीज़ें क्या होती है? वेदर होती है। लेकिन सम ऑफ वेदर जो कि आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप या 1 साल या 10 साल या 5 साल का अगर कलेक्शन में आप बोलो, तब किसी प्लेस का हम लोग उसको क्लाइमेट बोलते हैं। फाइन। तो कहीं भी आप लोग घूमने जाते हो, जब आप लोग प्लान करते हो कि चलो ठीक है साउथ घूमना है, तो साउथ घूमने के लिए कौन सी मंथ अच्छी होती है, हमें कुल्लू मनाली घूमनी है, तो वो कौन सी मंथ में हम लोग जा सकते हैं, उस समय वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। डे टू डे का हम लोग वेदर देखते हैं, और अगर लंबे समय तक किसी भी जगह का अगर आप लोग को मौसम का जायज़ा लेना है, तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ पे मेट्रोलॉजी मीन्स आप लोग समझ गए कि हम लोग स्टडी करेंगे बेटर तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो कल से जो हम लोग खेती करना स्टार्ट किए हैं वो आज भी कंटिन्यू है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स एक बहुत ही ज़्यादा, एक तो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो इकॉनमी का। इकॉनमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर कहने का मतलब है कि सर्विस सेक्टर होती है। तो इन 3 सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल ही हम लोग देखे थे कि 58% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो कहाँ इंगेज है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। तो इसलिए हमारी सरकार ये कह रही है कि गाँव अगर हमारा बहुत ही अच्छा फ्लरिश होता है, गाँव में डेवलपमेंट होती है, तो इट मीन्स कि हमारे भारत का डेवलपमेंट होता है। अब गाँव में आपको डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये काम करते हैं कि वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इतनी वैरायटी ऑफ काइंड ऑफ कह सकते हो कि हम लोग हर एक तरीके से इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से हमने एग्रीकल्चर देखा। अब इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ एक बॉडी है जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। इनका काम है कि मेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि ये आप लोग देखो कि हर एक दिन का आप लोग को पता है कि प्रेडिक्शन होता है कि मानसून कब आएगा हमारे इंडिया में, अगले 2 दिन बारिश कैसी होगी, अगले 2 दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा आपका एकदम सनी वेदर होगा या फिर कैसा वेदर होगा, वो हमारे यहाँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है, वो बताते हैं। ये ऐसा जो करते हैं ना वो एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस प्रोग्राम के तहत ऐसा करते हैं। यहाँ पे 3 सब सेक्टर्स हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है कि वेदर फोरकास्ट करना है। वेदर फोरकास्ट कहने का मतलब है कि कल का वेदर कैसा होगा, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताते हैं। सेकंड है कि एग्रोमेट एडवाइजरीज को जनरेट करना, यानी कि कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि कैसे वेदर फोरकास्ट जो है वो हमारे फार्मिंग सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि साइक्लोन आने वाला है तो इट मीन्स कि हमारे जो फार्मिंग है, हमारे जो क्रॉप है उसमें एडवर्स इम्पैक्ट होगा। अगर मानसून यानी कि रेनफॉल होने वाली है तो वो बेटर रहेगा। सूखा आने वाला है तो वो फिर हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा, अगर सनी वेदर है तो उससे हमारे जो क्रॉप है उनको सही तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट ही होगा। तो ये क्या होता है कि एग्रोमेट एडवाइजरीज जो है वो जनरेट होगा। साथ ही यहाँ पे एडवाइजरीज को डिसेमिनेशन भी करना है, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन करनी है। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ साइक्लोन वगैरह आता है तो ये तो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बता दिया जाएगा कि ठीक है कल कोई चक्रवात आने वाला है, लेकिन फार्मर्स के साथ इसको कॉन्टैक्ट भी करना है, फार्मर्स को ये चीज़ बतानी भी है कि कल चक्रवात आएगा, तो फार्मर्स अपनी बात भी यहाँ पे रख सके। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3 सब सेक्टर्स हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये समझने का कोशिश करते हैं कि एग्रोमेट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ज़रूरत यही है कि वेदर फोरकास्ट करना। वेदर फोरकास्ट करने का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे मान लीजिए कि आप अगले 1 हफ्ते की कहीं घूमने की प्लान कर रहे हो, जहाँ पे भी हो इंडिया में, आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हो, अगर आपको नेक्स्ट 1 हफ्ते का वेदर आपको पता होगा कि चलो आगे आने वाले 1 हफ्ते में ना ही कोई साइक्लोन आएगा, ना ही अर्थक्वेक आएगा, ना ही आपका कोई भी तरीके का
जो है हेवी रेनफॉल होगी, तो आप आराम से अपना प्लान कर सकते हो कि चलो यहाँ यहाँ घूमना है, ऐसे घूमना है। वैसे ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी है कि मान लीजिए कि कोई भी नए फसल को अगर बोना है तो फार्मर्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि उनको अगर पता होता है कि चलो एक हफ्ते तक जो है अगर बारिश होगी तो वो उस हिसाब से फसल लगाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वो उस हिसाब से फसल लगाएंगे। इसलिए वेदर फोरकास्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही यहाँ पे क्रॉप लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए वही चीज़ है कि मान लीजिए कि चक्रवात कल आने वाला है और आज जो है कोई नए पौधे लगा दिया, आपने भी अपने घर में नए पौधे लगा दिए और तेज़ की तूफान आती है तो उसमें क्या होता है कि पौधे झुक जाते हैं, मर जाते हैं या फिर उड़ के चले जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे फसल के साथ भी होता है। तो फसल बर्बाद जो होता है उसको कम करने के लिए एग्रोमेट्रोलॉजी की ज़रूरत है। सेकंड है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जब पता चलेगा कि अगले एक हफ्ते जो है बारिश अच्छी होने वाली है, हेवी रेनफॉल नहीं, मॉडरेट रेनफॉल लेकिन अच्छी होने वाली है, तो क्या करेंगे कि उस हिसाब से आप जो है पौधे लगाना स्टार्ट करोगे घर पे। साथ ही किसान भाई क्या करते हैं कि उस हिसाब से वो फसल लगाना स्टार्ट करते हैं कि एक हफ्ते जो है उनको ज़्यादा इरिगेशन ना करना पड़े, उससे इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बचाए और जो यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फसल को जो है उगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही यहाँ पे एक जो ज़रूरत बेस्ड सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक हफ्ते का जैसा वेदर रहेगा, जैसा पता चलेगा कि चलो ठीक है बारिश होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, तो जो उस हिसाब से ज़रूरत होगा वैसे ही यहाँ पे आपका जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट चेंज, जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं करेंट रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है इसके कारण बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, यानी कि इफेक्टिव की या फिर टाइमली जो है एग्रोमेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो, सर्विस हो, इन सब की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको पता है कि बारिश होती है तो समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि बारिश होती ही रहती है, इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है कि पूरा फ्लडेड हो जाता है एरिया। अब बारिश नहीं होती है तो एकदम से आप देखोगे कि सनी वेदर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है आपका मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हीट स्ट्रोक चलने लगते हैं, तो काफ़ी उससे फसल भी बर्बाद होती है। तो क्लाइमेट चेंज इसको कहते हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, ना जाने कब कैसा जो है वेदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए हमें एग्रोमेट्रोलॉजी की ज़रूरत है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो भी इस रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे एसेस किया गया है, असेसमेंट को समझते हैं। सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग में समझते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में आज की क्या सिस्टम है और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या चैलेंजेस है, ये दोनों यहाँ पे बताया गया है। तो करंट अगर हम लोग सिस्टम देखें तो यहाँ पे दो मेजर कॉम्पोनेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कि डेटा कलेक्शन करना है और दूसरा है कि डेटा मॉडलिंग करनी है। यानी कि सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। आज की डेट में आप अगर प्रीलिम्स की एग्जाम देकर आए हो 2020 में, और जितना भी आपने अभी जितने भी इंस्टीट्यूट ने अपना जो आंसर पब्लिश किया है उस हिसाब से आप जितना भी गूगल करके या फिर कहीं और सोर्सेज से अगर आपने उसको मिलाया है, आपको पता होगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मार्क्स क्या हो गया, आपके लिए डेटा का काम करेगा। इट मीन्स कि अगर आप लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ है उसको क्लियर कर रहे हो, इट मीन्स कि आपको पता है कि आप अब नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, मेंस की तैयारी करोगे। अगर उसको क्लियर नहीं कर रहे हो तो आपको पता है कि 2020 के प्रीलिम्स के लिए आपको जुड़ना है, और आप ये डेटा है आपका, यानी कि आपका जितना मार्क्स आ रहा है दिस इज़ डेटा फॉर यू, तो आप उससे अपनी आगे की प्लानिंग बेटर तरीके से कर पाओगे। सो दैट्स वाई डेटा कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करें तो डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा अगर हमें पता चल जाता है कि ठीक है किस फसल की यहाँ पे अगर हम लोग इस समय लगाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, तो ये सारे डेटा अगर किसान भाई के पास हो तो वो क्या करेंगे कि अपने आगे की स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाएंगे। तो वेदर का जो डेटा कलेक्शन है, अब यहाँ पे वेदर का डेटा कलेक्शन की बात की जा रही है, यानी कि अगले एक महीने का अगर हमें वेदर की फोरकास्टिंग मिल जाए कि इस दिन कैसी कैसी वेदर रहेगी, तो उस हिसाब से क्या होगा ना कि किसान भाई जो है अपना वो स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे कि ठीक है कब उनको बीज को बोना है, कब वहाँ पर बेटर तरीके से जब रेनफॉल होगा तो उनको पानी मिल जाएगा, सिंचाई कम करना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है वो कम हो पाएगी, पानी की जो बर्बादी है वो कम हो पाएगी, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो है ना एक बेटर तरीके से आप समझ सकते हो कि एक वेदर का अगर डेटा मिल जाता है तो किसी के लिए भी, किसान भाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही वेदर जो डेटा मॉडलिंग है, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द एटमॉस्फेयर और ओशन को यहाँ पे इस्तेमाल करके हमें वेदर को यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है, जो कि करंट वेदर कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आज का जो आप वेदर कंडीशन देख रहे हो कि ना ही बारिश हो रही है ना ही सबसे ज़्यादा गर्मी है, आज के डेट में एक मॉडरेट टेम्परेचर अभी जो है वो चलते जा रहा है। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग मॉडल कर सकते हैं, यानी कि और मैथमेटिकल जो कुछ इक्वेशंस है उसको हम लोग अप्लाई करके ये समझ सकते हैं कि ठीक है आगे आने वाले 2 दिन में ऐसे ही वेदर रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप समझ जाते हो कि 2-3 दिन में या एक हफ्ते के बाद जो है बारिश ज़रूर होगी। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि अब बारिश होने वाली है। तो ये क्या होता है कि आप डेटा को मॉडलिंग करते हो अपने हिसाब से, उसको जो है ना आप अपना कुछ भी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप उसको एक टैकल करने का कोशिश
करते हो, कुछ भी मैथमेटिकल आप इक्वेशन लगाकर उसको मतलब कि एक टैकल करते हो। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग करें सिस्टम में, अगर हम लोग वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो सबसे पहला है कि वेदर का डेटा कलेक्ट करना है, और दूसरा है कि वेदर का जो है डेटा को मॉडलिंग करना है। लेकिन इसमें क्या क्या चैलेंजेस है ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में सबसे बड़ा एक आप देखोगे कि एक प्रॉब्लम वाली है, हमेशा जो है बैरियर क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू द नीड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। दूसरी चीज़ है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लोग डिफरेंस देखें केरल में, डिफरेंस बिटवीन अगर केरल में देखें, जिसमें कि ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है हर एक 87 स्क्वायर किलोमीटर में, और आसाम में अगर देखें तो यहाँ पे हर एक 472 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वेदर स्टेशन है। तो आप लोग देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यानी कि वेदर स्टेशन कहने का मतलब है कि जहाँ से वेदर फोरकास्ट हो पाता है कि नेक्स्ट जो है आपका अगले एक हफ्ता के लिए कैसा वेदर रहेगा। तो ये क्या होता है कि बहुत ही डिफरेंस है, जहाँ पे केरल में बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, वहीं आसाम में देखें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। सेकेंड है कि डेटा क्वालिटी जो है इनकन्सिस्टेंट है, और शेयरिंग जो है ये काफ़ी लिमिट है, यानी कि आप लोग देखते हो कि जो डेटा क्वालिटी है वो उससे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, डेटा क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। कभी ये IMD के द्वारा बताया जाता है कि ठीक है इस बार जो है मानसून टाइम पे आएगा, लेकिन मानसून डिले हो जाता है, बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती है, साइक्लोन नहीं होगी लेकिन साइक्लोन आ जाती है। तो इस तरीके का डेटा इनकन्सिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी में, और शेयरिंग भी जो है बहुत कमी यहाँ पे लिमिटेड होता है। तो लैक ऑफ अटेंशन देखने को मिलता है मेंटेनेंस का, लैक ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जिससे कि कोई भी किसान भाई या कोई भी लोग जो है डेटा को कलेक्ट कर सके। थर्ड यहाँ पे चैलेंज है कि एडवांस क्लाइमेट मॉडलिंग जो है वो यहाँ पे डिमांड करता है कि बेटर हार्डवेयर हो, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर हो, जो कि इंडिया जो है सिर्फ रिसेंटली वो यहाँ पे अपने इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो एडवांस जो क्लाइमेट मॉडलिंग है उसकी डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। तो उस अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवांस क्लाइमेट मॉडलिंग चाहते हो तो उसके लिए एक बेटर हार्डवेयर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये 3 बेटर यहाँ पे मेन आपका चैलेंजेस बताया गया है, वो भी किस लिए, तो यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग के लिए। सेकंड यहाँ पे अगर हम लोग टाइप देखें तो ये जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज है। तो इसमें देख लेते हैं कि करंट सिस्टम क्या है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट है इसको कंबाइन करना है जो लोकल क्रॉप डेटा है, जिसमें कि हम लोग जो है फार्मर्स को एडवाइस कर सकते हैं कि ठीक है इस वेदर में आप लोग किस फसल को उगाओगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा कि डेटा और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का। अगर हम लोग एग्रोमेट फील्ड यूनिट की अगर बात करें जो कि IMD के एग्रीमेट डिविजन्स के अंदर है, तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो वेदर इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग जो है एक एडवाइजरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हो कि अगर आपको एक हफ्ते में कहीं घूमने जाना है और आपको पता चले कि एक हफ्ते में जो है अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप अपना प्लान ड्रॉप कर दोगे। वैसे ही चीज़ है कि अगर फार्मर्स को पता चले कि अगले एक हफ्ते का वेदर कैसा होने वाला है, तो उस हिसाब से अपने वो क्रॉप पैटर्न को चूज़ करेंगे, वो अपना जो है कैसे उनको फसल उगाना है, कि कौन से फसल उगाना है, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक फार्मर्स के लिए क्या हो जाएगा कि एडवाइजरी का काम करेगा। तो ये सारी तो यहाँ पे बात है, लेकिन चैलेंजेस क्या है ये समझते हैं इसमें, यानी कि जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज में यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एडवाइजरी है, यानी कि समटाइम्स जो फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है, तो हमेशा ये आप देखोगे कि ये नॉट ऑलवेज यूज़फुल, ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता है वेदर और जो एग्रीकल्चर डेटा है उसको कंबाइन करके। माइक्रो अगर स्केल एडवाइजरीज देखें तो वो तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, और ट्रेंड जो एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट है उसकी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये चीज़ ऐसे पता चलता है कि IMD के द्वारा जो वेदर फोरकास्ट किया जाता है वो समटाइम्स जो है एक्यूरेट नहीं होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आप देखोगे कि ट्रेंड एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट है उसकी हमारे यहाँ पे कमी है। दिस आर द चैलेंजेस, ठीक है। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है डिसेमिनेशन ऑफ एडवाइजरीज। तो यहाँ पे करंट सिस्टम में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का पार्ट, ये जो सेवा प्रोग्राम है इसका पार्ट है, जिसमें कि यहाँ पे फार्मर्स वेदर फोरकास्ट को यहाँ पे सेंड किया जाता है, साथ ही साथ क्रॉप और लोकेशन जो स्पेसिफिक एग्रो एडवाइजरीज है वो यहाँ पे SMS के थ्रू यहाँ पे सेंड करते हैं। IMD यानी कि ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी डिसेमिनेट करते हैं, यानी कि जो एग्रोमेट इन्फॉर्मेशन है वो फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। इसी में अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस ये है कि एडवाइजरीज़ जो है वो हमेशा नहीं आपको देखने को मिला है कि रेगुलर नहीं है, समटाइम्स ये इरेगुलर है, अनरिलायबल होता है। यानी कि मोस्ट ओकेजन में आप देखोगे कि ऐसा एडवाइस भी दिया जाता है जो कि फार्मर्स के लिए सही नहीं होता, बेटर नहीं होता। साथ ही अनविलिंगनेस होता है कि वो यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन को पे करें।
85% अगर आप फार्मर्स इंडिया में देखोगे तो वो सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं, और उनको यहाँ पे इस तरीके का सर्विस जो है वो प्रोवाइड भी नहीं किया जा सकता। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आता है। यहाँ पे जो सबसिस्टेंस फार्मर्स के बारे में कहा जा रहा है, तो 85% जो इंडिया के फार्मर्स है वो सबसिस्टेंस फार्मर्स है। कहने का मतलब है कि वो खेती जो करते हैं वो अपने लालन पालन के लिए करते हैं, अपने फैमिली को वो फीड कराते हैं। एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड करने के लिए वो इस तरीके का जो है क्रॉप का प्रोडक्टिविटी नहीं करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो उस तरीके के फार्मर्स को हम लोग सबसिस्टेंस फार्मर कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि 85% तक जो इंडिया के फार्मर है वो सबसिस्टेंस फार्मर है। तो यहाँ पर एडवाइस देना जिससे कि सिर्फ वो खुद का ही लालन पालन करते हैं। तो ये यहाँ पे चैलेंजेस बताया जा रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो एग्रोमेट एडवाइजरीज हैं उनको यहाँ पे एक पब्लिक गुड के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए एज ए पब्लिक गुड, यानी कि जो एडवाइस दे रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए दे रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए वो दे रहे हैं, इस तरीके से ट्रीट करना है। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको फोकस करना चाहिए कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाए, वो भी हाई क्वालिटी वेदर डेटा का, यानी कि वेदर डेटा आज के डेट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो उसके लिए एक हाई क्वालिटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सारे वेदर डेटा को जो है हमारे कंट्री में कलेक्ट किया जाए, पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ये हर एक लेवल पे होना ही चाहिए। और डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है ये सफिशिएंट क्वालिटी का हो, ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा किसी भी तरीके का डेटा हो, एक अच्छा क्वालिटी का डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कैपेसिटी भी हम लोग को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को हायर करने की ज़रूरत है मेट्रोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और एक्सटेंशन में। साथ ही जो आज का जो एग्जिस्टिंग हाइब्रिड एग्रोमेट जो इंस्टीट्यूशन है इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग और सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके जो भी यहाँ पे चैलेंजेस है, जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो ये पूरी बात रही हमारी यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया के बारे में। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो, और फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले ये न्यूज़ में क्यों है। स्टेट गवर्नमेंट जो तमिलनाडु के है उनके द्वारा रिसेंटली नोटिफाई किया गया है तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट रूल्स 2020। तो ये आपका स्टेट स्पेसिफिक है, यानी कि एग्रीकल्चर से अगर जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए ये आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फिर भी यहाँ पर आप लोग एक ऐसे लेकर चल सकते हैं कि एक प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक है, तमिलनाडु की बात की जा रही है, बट कोई ना, हम लोग यहाँ पे एक ऑल ओवर द इंडिया के बेसिस पे हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो फरवरी 2020 में स्टेट गवर्नमेंट जो तमिलनाडु के हैं उनके द्वारा ये एक कानून लाया गया जो कि प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन डेवलपमेंट एक्ट 2020 है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका जितना भी अवेलेबल है ना उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर है, यानी कि एग्रीकल्चर का इस तरीके से हम लोग को डेवलपमेंट करना है कि क्रॉप वगैरह जैसा भी हम लोग यहाँ पे फसल वगैरह जैसा भी उगा रहे हैं वो आज की जितनी भी जनरेशन है उनको तो फीड कर सके, आगे आने वाले जनरेशन को भी इस तरीके का एग्रीकल्चर हो, खेत हो, इस तरीके का लैंड हो जो कि फर्टाइल ही रहे और उसमें जो है सालों साल तक खेती होती रहे। तो ऐसा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर का, और इंश्योर करना है कि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ना उससे हमारे जो है कोई नॉन एग्रीकल्चर इस्तेमाल ना हो, और साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ना हो। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे खेती वाला ज़मीन है ऐसा ना हो कि एक समय के बाद जो है उसको खेती वाला ज़मीन हटाकर उसको प्लास्टर करके वहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, या फिर कोई भी आपका जो है पार्किंग जोन बना दे, कुछ भी मॉल वगैरह बना दे। इस तरीके का काम नहीं करना है, वो सस्टेनेबल ही डेवलपमेंट तरीके से करना है। जैसे कि आज के डेट में अगर वहाँ के लैंड फर्टाइल है, बेटर तरीके से वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आगे आने वाले सालों में भी बेटर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है इसके बारे में अगर तमिलनाडु में देखें तो ये स्पेसिफिकली एक इन्वेस्टमेंट रीजन होता है जिसमें कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है वो डोमेस्टिक स्टेट के लिए या फिर एक्सपोर्ट लीड जो प्रोडक्शंस होते हैं पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल में उसके लिए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करनी है और प्लान किया जाता है। साथ ही साथ कुछ एसोसिएटेड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं। तो ये बेसिकली आपको तमिलनाडु का देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो ये कानून लाया गया है इसमें क्या क्या फीचर्स रखा गया है। सबसे पहले क्या है कि प्रोटेक्टेड जो एग्रीकल्चर जोन है उसको इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, जैसे नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ होते हैं, एनिमल हो, प्लांट हो, उन सबको हम लोग यहाँ पे
बर्ड्स वगैरह हो, उनको हम लोग यहाँ पे सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। बट हमारा जो खेती वाला एरिया है, जो एग्रीकल्चर जोन है, उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक कानून लाया गया है, जिसमें कि आपका जो तमिलनाडु की स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट है, तंजावुर, तिरुवर और नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट है, कुछ रीजन आपका यहाँ पे कुडलोर और पुटुकुटाई डिस्ट्रिक्ट से भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन बनाया गया है। सेकेंड है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन जो न्यू इंडस्ट्रियल और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसको रोका जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऐसा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आज की डेट में बढ़ते गया है। एग्रीकल्चर एरिया को भी जो है वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, मॉल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आपका बनाया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो कम होते जा रहे हैं उसको यहाँ पे और इस तरीके के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कुछ जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें कि बेटर तरीके से खेती होती है, तो उस लैंड को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर देना, जिसमें कि कभी भी कोई भी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ना हो सके। तो यहाँ पे क्या है कि जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम स्मेल्टर, आयरन स्टील प्लांट, ट्रैनी और शिप ब्रेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उसको इस्टेब्लिश करने से रोका गया है। साथ ही एक्सप्लोरेशन या फिर किसी भी तरीके का एक्सट्रैक्शन करना, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, कोई माइनिंग की एक्टिविटीज़ करना, ड्रिलिंग करना, या फिर जो नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करना, जैसे कोल बेद मीथेन हो गया, शेल गैस हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, तो ये सारे एक्टिविटीज़ को ये एग्रीकल्चर जो लैंड है ना उसके चारों ओर यहाँ पे रोका जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें कि क्या है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे तमिलनाडु के, वो इसके चेयरमैन होंगे, और यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म किया जाएगा, जैसे कि किस एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर लाना है वो यहाँ पे आपका रिकमेंड किया जाएगा। साथ ही कुछ नेसेसरी स्टेप्स ली जाएगी कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ाना है, इसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। साथ ही यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा कि कैसे एग्रो बेस्ड और इससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको यहाँ पे आपका स्टैब्लिशमेंट करना है, या फिर यहाँ पे कुछ मेजर्स भी सजेस्ट किया जाएगा जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होगा। साथ ही यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेके चलेंगे, जिसमें कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जितने कि आपके किसान भाई होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका प्रोविजंस लाया जाएगा। तो ये सारे काम हैं जो कि यहाँ पे ये जो अथॉरिटी बनाया जाएगा, बेसिकली ये एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया जाएगा, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। अब देखते कि इस तरीके का जो है प्रोटेक्टेड एरिया एग्रीकल्चर जो जोन बनाया जाएगा, इससे क्या सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो कावेरी डेल्टा रीजन, क्योंकि कावेरी रिवर आप लोग को देखने को मिलता है, और ये कर्नाटक तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा टसल देखने को मिलता है कि ये कावेरी वाटर को लेकर होता है। तो कावेरी डेल्टा रीजन में जो है इस तरीके का आपका प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन बनाया जा रहा है। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला है कि फार्मर्स की कंसर्न को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो फार्मर्स के ज़मीन होते हैं, मेनली जो है हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर या फिर 1 हेक्टेयर से कम वाले जो है वो फार्मर्स होते हैं, जिनको हम लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी कहते हैं। तो उनके पास ज़मीन इतना छोटा होता है, समटाइम्स जो है वहाँ के आप देखोगे कि गवर्नमेंट के, सरकार के द्वारा या फिर किसी और लैंडलॉर्ड ये सब जो होते हैं उनके द्वारा उनकी ज़मीन को भी हड़प लिया जाता है या फिर वापस ले लिया जाता है, जो कि लीज़ पे वो काम करते हैं। तो ये सारा नहीं होना चाहिए, जिससे कि रातों रात जो है फार्मर्स बेघर हो जाते हैं। उनका एकमात्र सोर्स होता है जिससे कि इनकम सोर्स है, जिससे कि वो कमाते हैं और अपने फैमिली का लालन पालन करते हैं। तो यहाँ पे फार्मर्स की कंसर्न है कि उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमेशा से जो एग्रीकल्चर लैंड रहा है तो आगे भी ऐसा रहे, इसलिए इस कंसर्न को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड जोन बनाया जा रहा है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो कावेरी डेल्टा रीजन है ना, उसमें बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ होता है, कोल बेद मीथेन प्रोजेक्ट है इस रीजन में, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंट्रूशंस देखने को मिलता है। जो सी वाटर है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में आ जाते हैं, और जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड होता है। जो फार्मर्स है उनकी यहाँ पे लाइवलीहुड बर्बाद हो जाती है, और जो सिक्योरिटी है फार्मर्स का, यानी कि उनके जो इनकम सोर्स मात्र एक है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग क्योंकि तमिलनाडु देखोगे तो तमिलनाडु जो है वो आपको ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो इस तरीके का अगर कोल बेद मिथेन का जो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का काम किया जाता है, तो समटाइम्स देखने को मिलेगा कि ये जो कावेरी रिवर है, यहाँ पे कावेरी रिवर और जो बे ऑफ बंगाल है ना, इसका यहाँ पे सी वाटर भी इन्फ्लक्स होता है, यानी कि ये आपका जो है इंटीरियर में आ जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है एग्रीकल्चर वाले लैंड में। फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कावेरी डेल्टा रीजन जो है ये राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु है। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में आपके राइस की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे 40% जो पैडी प्रोडक्शन है स्टेट में, वो कावेरी डेल्टा रीजन में ही होता है। तो इससे क्या होता है कि फार्मर का जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, इंप्रूव होगा, जिससे कि फूड सिक्योरिटी अगर हम लोग इस स्टेट में
में देखें तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़ पाएगा। साथ ही जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, आप लोग देख रहे हो कि आज की डेट में सरकार हो या कोई भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हो या कोई भी यहाँ पे पर्सन हो, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इलीगल माइनिंग की तो कहना ही नहीं है, रैट होल माइनिंग भी होती है, यानी कि पतली पतली जो है वो गुफा तो नहीं बोलूँगी, होल करते हुए वो माइनिंग करते हैं। तो इस तरीके का इलीगल माइनिंग भी होता है, जिससे कि एग्रीकल्चर लैंड में जो है बैड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही हमारे इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। तो ये जो कावेरी डेल्टा रीजन है ना, इसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण और जो सी लेवल राइज होते जा रहा है उसके कारण यहाँ पे वल्नरेबल यानी कि जो स्थिति है वो वैसे भी सही नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस देखने को मिलता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो डे टू डे बर्बाद ही हो रहा है। तो इसलिए इस तरीके का अगर एग्रीकल्चर जोन आपका बना दिया जाए तो उसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये ज़्यादा बेटर रहेगा, फार्मर्स की पर्सपेक्टिव से भी बेटर रहेगा, साथ ही साथ हमारा फूड सिक्योरिटी भी बना रहेगा और हमारी जो लैंड है वो उसी तरीके से बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एन नंबर है। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे और बताया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, एग्रीकल्चर में, तो उसको और ज़्यादा थॉरली असेस्ट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। साथ ही इस तरीके का जो जोन बनाया जा रहा है उसको यहाँ पे स्पेशल जो एग्रीकल्चर जोन है उसी के लाइन पे इसको बनाना है, जो कि MS स्वामीनाथन के द्वारा ये आपका रिकमेंड किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे मेनली कुछ फीचर्स रखा गया था, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी पे फोकस करना है, वाटर को सही तरीके से यूज़ करें, एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके का क्लाइमेट है उस तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। साथ ही साथ एग्रो सर्विस सेंटर्स को क्रिएट करना है, जिसमें कि आपका क्या है कि सॉइल टेस्टिंग लैब होगा, यानी कि सॉइल को टेस्ट करना, सबसे पहले सॉइल की गुणवत्ता को जांचना है, सॉइल की क्वालिटी को जानना है। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है तो उसमें फर्टिलाइज़र वैसे देना है जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके का सॉइल टेस्टिंग एक लैब हो जिसके थ्रू जो है ना आपका यहाँ पे सॉइल का पता चल सके, और इस मिट्टी में, हर एक मिट्टी में अलग तरीके के क्रॉप उगते हैं। तो ये चीज़ फार्मर्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे मिट्टी में कैसे अगर वो क्रॉप उगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का भी डेवलपमेंट करना है, जैसे कि फार्म प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए, प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन होनी चाहिए, मार्केट हो, प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन यूनिट हो, इरिगेशन सपोर्ट हो। तो ये सारी कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ICT बेस्ड इनिशिएटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी बेटर तरीके से हो, ऑन फार्म टेक्नोलॉजी हो, फार्मर्स को बेटर तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देना है। तो ये सारा काम भी यहाँ पे बेटर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा जो फार्मर्स की लाइफ है और जो एग्रीकल्चर जो जोन यहाँ पे बनाया जा रहा है वो बेटर तरीके से फ्लरिश हो सके। फाइन। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न भी बताया जा रहा है, यानी कि ये जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन है इसमें क्या क्या कंसर्न है। सिर्फ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को ही रोका जाएगा, यानी कि सबसे पहली बात यहाँ पे इस कानून के तहत रखा गया है कि पहले से जो प्रोजेक्ट चलते आ रहा है उसको कोई भी तरीके का रोक नहीं है। ये जो प्रोहिबिशन वाला जो लिस्ट है ना, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं किया जाएगा, तो ये सिर्फ आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसी को रोका जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है कावेरी डेल्टा बेल्ट में, तो उसको डिबेयर किया जाएगा कि ये इम्पैक्ट कर सके, यानी कि कंट्री की जो ऑयल और जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं इस पर ये इम्पैक्ट होगा कि ये सही से इसका प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि हार्बर हो गया, पाइपलाइन, रोड, या फिर टेलीकम्युनिकेशन है, पावर वाटर सप्लाई है, या फिर अदर यूटिलिटीज़ है, इसको ये इस तरीके के प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में परमिट किया गया है। लैंड एक्विजिशन की बात करें इस तरीके का प्रोजेक्ट का, तो वो भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर सकता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को। तो इतनी कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है कि सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट को ही यहाँ पे रोका जाएगा, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे वैसे ही चलते जाएगा, उसमें कोई भी आपका प्रोहिबिशन कैटेगरी नहीं है। साथ ही इस तरीके का हाइड्रोकार्बन जो एक्सप्लोरेशन है उसको रोकने से क्या होगा कि हमारे कंट्री में जो गैस और जो ऑयल की सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ जो लैंड एक्विजिशन है वो इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को जो है इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये रही पूरी आर्टिकल, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से एक नया कंसेप्ट देखे जो कि एग्रीकल्चर जोन है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन है। इसका सिग्निफिकेंस, इसकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्पेशल एग्रीकल्चर जोन यहाँ पे बताया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन बनाया जा रहा है। तो ये सारी कुछ की पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। अगर आप मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सारी पॉइंट्स को इंक्लूड करने का कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतने ही रखते। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आगे भी आपको इसी तरीके से लेसन कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप लोग जब भी यहाँ पे मैं लेसन अपलोड करूँगी, यानी कि आपको मॉर्निंग में 9 बजे शार्प ये लेसन आपको मिल जाएंगे। तो डेली आप लोग मॉर्निंग में इस लेसन को देख सकते हो 9 बजे, और देखने के लिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा। जब भी मैं अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस लेसन को ज़रूर शेयर कीजिए, जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको इस तरीके का लेसन मिल सके। और इसी तरीके से बेटर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मेंस की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई को एक अलग डायरेक्शन में लेकर आप लोग चलते रहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।